हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल जिसका नाम है कल्पजीत क्लासेज। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ज्योग्राफी, और जैसा कि आपको इस चैनल पे बताया गया है कि यहाँ आपकी 10th की पूरी सिलेबस कवर की जाएगी। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज सिविक्स। तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने से पहले आपको उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले जानेंगे सिलेबस, और सिलेबस में आप ये जान के चलें कि एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से कुल 8 चैप्टर हैं आपके राजनीतिक विज्ञान। और 8 चैप्टर में पहला जो चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी, यानी पावर को कैसे हम शेयर करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच, अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग लेवल पे, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल। फिर सेकंड चैप्टर आता है फेडरलिज्म, दैट इज संघवाद। हिंदी में इसे कहते हैं हम संघवाद, यानी यूनियन ऑफ स्टेट इज नॉन एज फेडरलिज्म। और थर्ड चैप्टर आता है जो कि ऑप्शनल है, इसे आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे कोई मार्क्स नहीं आना है और ना ही इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद चौथा चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, यानी जाति, धर्म और लैंगिक मसले। फिर पांचवा चैप्टर अगेन ऑप्शनल, यानी इसका बोर्ड एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल या कम्युलेटिव एग्ज़ाम में इसे कंसीडर किया जा सकता है। इसे आप पढ़ें ना पढ़ें, बोर्ड एग्ज़ाम में आपके मार्क्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो छठा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, डैट इज राजनीतिक दल, यानी राजनीतिक दल, आपने नाम भी सुना होगा, कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। जैसे अगर अभी की बात करें तो सिटिंग पॉलिटिकल पार्टी है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी, या अपोजिशन पार्टी की बात करें तो अपोजिशन पार्टी में कांग्रेस, या बाकी जितनी भी हारी हुई पार्टियां हैं वो अपोजिशन में। और यही सब कुछ हमें पढ़ना है इस चैप्टर दैट इज पॉलिटिकल साइंस। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के परिणाम। और फिर अगेन एक ऑप्शनल चैप्टर है आपका जो लास्ट चैप्टर है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के समस्याएं, यानी लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र की चुनौतियां। तो चलिए, और जैसा आप सबको पता होगा, आपके टीचर से, आपके स्कूल से आप सबको बताया गया होगा एसएसटी के जो 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट के इक्वल वेटेज हैं। यानी अगर बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से भी 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी से भी 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और फिर सिविक्स से भी 20 मार्क्स और इकोनॉमिक्स से भी 20 मार्क्स। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज फर्स्ट चैप्टर दैट इज पावर शेयरिंग, यानी सत्ता की साझेदारी। तो आइए पहला चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, दैट इज पावर शेयरिंग। और जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो पावर शेयरिंग का मीनिंग लिख लेंगे, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। पावर यानी सत्ता और शेयरिंग मतलब शेयर करना, यानी साझेदारी करना। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने के दौरान ही आपको पता चलेगा कि 2 कंट्री, एक बेल्जियम जो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, और श्रीलंका जो साउथ एशिया में आता है। और आप जब इंडिया की मैप देखेंगे, रुको मैं आपको दिखाई देता हूँ, इस कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा इंडिया का मैप। और मैप में आप देखेंगे इंडिया के सबसे साउदर्न पार्ट में तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा कंट्री है आइलैंड के फॉर्म में, जिसे हम श्रीलंका कहते हैं। और बेल्जियम जो यूरोप में है, और उसके कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं, जर्मनी, यूक्रेन, फ्रांस, ये बेल्जियम के नेबरिंग कंट्रीज हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम की अगर बात करें तो इसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है। और यहाँ पे लगभग 59%
59% जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज बोलती है। डच स्पीकिंग पीपल है 59%। यानी बेल्जियम की जो कुल आबादी है, कुल जनसंख्या, उसमें लगभग 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? डच भाषा। और इसके बाद अगर बात की जाए तो लगभग 40% लोग यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग हैं, यानी फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। और बाकी के जो 1% बच गए, बाकी के 1% वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, वो जर्मन लैंग्वेज। यानी जाहिर सी बात है, जब इनकी लैंग्वेज अलग है तो इनकी इथनिसिटी भी अलग होगी, यानी इनकी जाति भी अलग होगी। इनको रिलीजन को फॉलो, यानी इन लोगों के रिलीजन फॉलो करने के तरीके भी अलग अलग होंगे, इनके विचार अलग अलग होंगे, इनके इंटरेस्ट यानी हित वाले टॉपिक भी अलग अलग होंगे। और जब सब कुछ अलग होगा तो इनके बीच क्या होगा? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी दैट इज विविधता। यानी ये लोग भिन्न भिन्न तरह से रहते होंगे, खाते होंगे, उठना बैठना बोलचाल सब कुछ इनका अलग होगा। तो अगर बात की जाए यहाँ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म की जाए अगर बेल्जियम में, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन डच स्पीकिंग पर्सन्स की अधिक है, तो डच बोलने वाले लोगों की सरकार बनेगी बेल्जियम में। तो फिर बाकी जो ये 41% बच गए, 41%, क्या ये जो माइनॉरिटी के लोग बच गए 41% वाले, तो इनके इंटरेस्ट को ये लोग सप्रेस्ड कर देंगे, यानी दबा देंगे, सिर्फ अपनी भलाई देखेंगे सरकार बनाने के बाद? अगर ऐसा होता है तो फिर ये लोग तो नाराज़ होंगे, गुस्सा भी होंगे, हो सकता है मूवमेंट स्टार्ट करे, रेवोल्यूशन स्टार्ट करे, और जिसका परिणाम ये निकल के आएगा कि दोनों ग्रुप के बीच क्या होगा? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में स्टार्ट होगा क्या? वॉर, या फिर स्ट्रगल कह सकते हैं, संघर्ष, गृह युद्ध पहले शुरू होगा, थोड़ा बहुत वाद विवाद, उसके बाद बहस, फिर झगड़ा, फिर मारपीट। अब देखेंगे इस कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा एक इमेज, और इमेज पे गौर करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे बेल्जियम का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो आप देखेंगे तो बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में जर्मन बोलने वाले लोग अधिक हैं। ब्रुसेल्स में जर्मन, और उससे भी अधिक है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ब्रुसेल्स में। यानी ओवरऑल कंट्री की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे अधिक, पूरे कंट्री में बात की जाए तो यहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल हैं, डच बोलने वाले लोग। लेकिन अगर पार्टिकुलरली उसके कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल में फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग अधिक हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखा गया कि फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या भले ही कम है, लेकिन वो आर्थिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पे डच से ज़्यादा समृद्ध थे, प्रोस्पेरस थे। उनकी आर्थिक स्थिति डच बोलने वाले लोगों से बहुत अच्छी थी। अब वो बात आई जब 1980 की डिकेड में डच बोलने वाले लोगों ने अपने आप को मजबूत करना शुरू किया, चाहे वो पॉलिटिकली, चाहे वो एजुकेशनली, इकोनॉमिकली। जब धीरे धीरे ये लोग ग्रो करने लगे तो फिर इनके बीच टकराव की स्थिति शुरू हो गई, दोनों के बीच शुरू हो गया संघर्ष। अब बेल्जियम में पहले से पावर में थे फ्रेंच वाले, अब संख्या इनकी अधिक, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है जब इनकी संख्या अधिक है, ये बहुसंख्यक है और ये अल्पसंख्यक, तो ये चाहेंगे सरकार हम बनाएं, और सरकार हम बनाएं तो अधिक से अधिक भलाई ये अपने जाति के लोगों के बारे में सोचेंगे, वैसी नीति बनाएंगे, वैसी पॉलिसी फॉर्म करेंगे ये, जिससे सिर्फ और सिर्फ इनका भला हो, और उससे कुछ बाकी रह गया तब माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक वाले लोगों का भलाई हो। अब दूसरा एग्जाम्पल है श्रीलंका। श्रीलंका का मैप आपको दिख रहा होगा यहाँ इमेज में। श्रीलंका की स्थिति कुछ ऐसी है कि श्रीलंका में लगभग 74% सिंहली समुदाय के लोग हैं। सिंहली, श्रीलंका में लगभग 74% सिंहली समुदाय के लोग हैं, और इंग्लिश में इन्हें सिंहला बोला जाता है। फिर आता है नंबर सेकंड में 18% लगभग तमिल लोग हैं। तमिल, अच्छा यहाँ तमिल में भी दो कैटेगरी, तमिल में भी दो कैटेगरी, एक जो मूल रूप से यानी शुरू से श्रीलंका के वासी हैं वो हो गए श्रीलंकन तमिल, मूल रूप से जो श्रीलंका के वासी हैं वो हो गए श्रीलंकन तमिल।
और इस 18% में लगभग 13% श्रीलंकन तमिल। अब बाकी जो बच गए 5% तमिल, वो होते हैं इंडियन ओरिजिन तमिल, यानी हिंदुस्तानी तमिल लोग। अब आपको लग रहा होगा कंट्री है श्रीलंका, अब उसमें हिंदुस्तानी तमिल लोग कैसे पहुंच गए? तो बात कुछ ये है कि जब हम गुलाम थे तो अंग्रेज हमारे पूर्वज को खेती कराने के पर्पज़ से, फैक्ट्रियों में काम कराने के लिए, जहाज़ निर्माण के लिए, सड़क कंस्ट्रक्शंस के लिए ले जाते थे दूसरे देश, दूसरे आइलैंड में। और इसी कड़ी में इनके पूर्वज को ले गए थे वो श्रीलंका, और उन्हीं के ये वंशज हैं या संतान कह सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं भारतीय या हिंदुस्तानी तमिल। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये लगभग हो गया आपका 92%। बच गए 8% लोग। अब 8% में 7% लोग ऐसे हैं, 7% लोग ऐसे हैं जो ईसाई, 7% लोग जो क्रिश्चियन, बाकी के 1% अदर रिलीजन के हैं। अब बात आती है यहाँ कि जो सिंहली बोलने वाले मेजॉरिटी के लोग हैं, इनमें से अधिकांश बौद्ध धर्म को फॉलो करता है। दे आर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, while remaining 18% having two main religious group, one is Hindu and second is Muslim। यानी ये जो 18% लोग बच गए, इसमें दो धर्म को फॉलो करने वाले लोग अधिक हैं, जिसमें से कुछ लोग फॉलो करते हैं हिंदू धर्म को यानी सनातन धर्म को, और बाकी के कुछ लोग फॉलो करते हैं इस्लाम धर्म को। तो अब बात यहाँ पे ये है कि 74% वाले लोगों ने श्रीलंका की आज़ादी के बाद, अच्छा यहाँ श्रीलंका आज़ाद हुआ था, आप लोग डेट याद रखेंगे, 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका बिकेम फ्री। श्रीलंका इस दिन आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, और जब आज़ादी मिली श्रीलंका को तो यहाँ पे सिंहली बोलने वाले लोगों ने सरकार फॉर्म किया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई वहाँ पे, और सिंहली की मेजॉरिटी होने के कारण, यानी बहुसंख्यक, उनकी संख्या अधिक होने के कारण सिंहली लोग ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता यानी पावर में चुन के आए, और जिसके कारण उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे ये लोग नाराज़ हो गए, माइनॉरिटी वाले यानी अल्पसंख्यक वाले। अब क्या पॉलिसी बनाई इन्होंने श्रीलंका वाले ने? तो यहाँ पे एक टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। यानी वहाँ पे ये लोग ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए कि यहाँ पे सत्ता जो होगा, पावर, वो बहुसंख्यक यानी जिनकी संख्या अधिक है उसके हाथ में होगा। अल्पसंख्यक वालों को इससे नाराज़गी हुई, अल्पसंख्यक वालों को इसमें लगने लगा कि इसमें उनकी भलाई नहीं है, क्योंकि श्रीलंका में जो गवर्नमेंट बनने के बाद सबसे पहला काम हुआ वो ये कि इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की डिक्लेयर कर दी सिंहली लैंग्वेज को। अब दिक्कत ये हुई कि तमिल भाषी जो लोग हैं उन्हें सिंहली न समझ आता था न बोलना आता था। इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई कि जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब होगी यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब होगी उसमें सिंहली लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। इससे भी ये नाराज़ हो रहे थे, और जिसके कारण यहाँ पे शुरू हुआ सत्ता का जनसंघर्ष यानी सत्ता का टकराव। और टकराव में धीरे धीरे इन लोगों ने 1980s तक आते आते तमिल स्पीकिंग लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिसमें कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशन में से एक फेमस है लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इलम मतलब गवर्नमेंट यानी सरकार। यानी इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई थी कि श्रीलंका में जो सिंहली यानी अधिक लोगों की, बहुसंख्यक लोगों की जो सरकार बनी है उसको टक्कर देके हम अपने लोकल लेवल पे खुद का गवर्नमेंट तैयार करें। और इसका परिणाम ये निकला कि सिंहली स्पीकिंग पीपल और तमिल स्पीकिंग पीपल के बीच सिविल वार स्टार्ट हो गया, गृह युद्ध। यानी आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक ही देश के वासी हैं, एक ही देश की आबादी, और आपस में एक दूसरे से लड़ रही है, मर रही है। अब दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे एकोमोडेशन इन बेल्जियम में भी यही कंडीशंस थी, बस वहाँ पे इथनिसिटी यानी जाति अलग, भाषा अलग, ग्रुप उनके अलग। अब वहाँ पे दो कंट्री है, दोनों जगह की परिस्थितियाँ सेम है, दोनों जगह के सिचुएशन सेम है। अब देखिए दोनों कंट्री ने कैसे कैसे इसे टैकल किया। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका ने इसे दबाना चाहा, पावर के जरिए फोर्स किया कि जो माइनॉरिटी लोग हैं उन्हें हम दबा देंगे सेना की मदद से, पुलिस की मदद से, यानी वायलेंट एक्शन लिया माइनॉरिटी के खिलाफ, जिसका परिणाम ये निकला कि ये गृह युद्ध और विस्फोटक हो गया। पहले सिर्फ वाद विवाद बहस चल रही थी इनके बीच
कि सत्ता में शेयरिंग हमें भी चाहिए, सत्ता का शेयर यानी पावर का शेयर हमें भी चाहिए, हम भी गवर्नमेंट में आएंगे ताकि हम अपनी भलाई खुद कर सकें, अपने भले के बारे में सोच सकें। लेकिन श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी सिंहली मेजोरिटी वाले की, उन्होंने इसे दबाना चाहा, सप्रेस किया, और जिसका परिणाम ये निकला कि वहाँ पे भयंकर गृह युद्ध शुरू हुए। अब दूसरा जो एग्जांपल आप देख रहे थे बेल्जियम की सरकार ने समझदारी दिखाई, एकोमोडेशन इन बेल्जियम यानी बेल्जियम में समझदारी। बेल्जियम की सरकार ने ये समझदारी दिखाई कि उन्होंने गृह युद्ध की नौबत ही नहीं आने दी, टकराव की स्थिति ही क्रिएट नहीं होने दी। अब वो कैसे? तो आपने देखा श्रीलंका और बेल्जियम में सेम यानी एक जैसी परिस्थितियाँ राइज हुई, और श्रीलंका ने जो रास्ता अपनाया इसे सॉर्ट आउट करने का, इस स्ट्रगल या यूँ कहें कि इस प्रॉब्लम को टैकल करने का, उसके ठीक विपरीत स्टेप उठाए बेल्जियम ने यहाँ समझदारी दिखाई थोड़ी सी। बेल्जियम ने यहाँ सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनने दी। बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने जो सबसे पहला स्टेप लिया कि यहाँ मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी, सबको बराबर अधिकार दिए जाएंगे, चाहे वो कल्चरल राइट्स हो यानी सांस्कृतिक अधिकार, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हो, या फिर चाहे ये इकोनॉमिक राइट्स हो। तो बेल्जियम ने क्या किया कि बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे उसने इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी दोनों जातियों से या फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के ग्रुप से ही उतने नंबर के ही रिप्रेजेंटेटिव यानी जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे जितने की अल्पसंख्यक फ्रेंच स्पीकिंग पीपल से या फिर बहुसंख्यक जो थे वहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल, यानी दोनों जातियों से जो चुन के आएंगे नेता या रिप्रेजेंटेटिव यानी जनप्रतिनिधि यानी सांसद, उनकी संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होगी। और साथ ही साथ पूरे कंट्री के लिए जो भी पॉलिसी, जो भी नए नियम बनेंगे या कोई पुराने या किसी भी पुराने नियम, रूल, रेगुलेशन में कोई भी चेंजेज होंगे तो उसमें दोनों ग्रुप के सांसदों की भागीदारी होगी। और जब तक दोनों ग्रुप के सांसदों का बहुमत नहीं होगा उस संशोधन या उस नए नियम को पास करने में, वो नियम पूरे देश में लागू नहीं होगा। पहली बात तो ये, यानी उन्होंने क्या किया? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया, सत्ता को बांट दिया अलग अलग जातियों में, सबको पावर इक्वल दे दिए। सेकेंड स्टेप जो उन्होंने लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बीच में, सपोज जैसे अपने इंडिया में भी 3 लेयर पे गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा हो जाता है लोकल इंस्टीट्यूशंस जिसे हम कहते हैं पंचायती राज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पता है अपने इंडिया में मोर सुपीरियर है स्टेट गवर्नमेंट के, और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है लोकल बॉडी या लोकल इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं किया गया। बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट से अधिक पावरफुल बनाए गए बाकी के स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट मेजोरिटेरियनिज्म की कंडीशन से राइज ना कर दे, यानी बहुसंख्यकवाद वाली स्थिति पैदा ना कर दे। इसके बाद बात करते हैं जो इसका कैपिटल है बेल्जियम का ब्रुसेल्स। वहाँ पे आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल अधिक है। तो वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल अधिक होने के कारण ब्रुसेल्स में फ्रेंच वालों की गवर्नमेंट बनती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि पूरे कंट्री में डच बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। लेकिन डच बोलने वाले लोगों ने ये समझौता किया कि पूरे कंट्री में आपको बराबर की भागीदारी दी जाएगी सत्ता में, पावर में। तो उसके एवज में उसके राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने भी ये स्वीकार किया कि आपको भी हम ब्रुसेल्स में सत्ता में समान भागीदारी देंगे। यानी ब्रुसेल्स जो उसका कैपिटल है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें भी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी एमपी चुन के आएंगे दोनों इथनिसिटी से, यानी दोनों जाति से। इसके बाद बात करें लोकल जो गवर्नमेंट बनी वहाँ, जिसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है, या हिंदी वाले स्टूडेंट इसे सामुदायिक सरकार भी कह सकते हैं। सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार में जिनकी संख्या जिस इलाके में अधिक है वो अपने पसंद से अपने लोकल कॉरपोरेटर यानी रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं।
लोकल कॉरपोरेटर यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं अपनी मर्जी से। सपोज अगर ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में मान लो अगर 10 कॉलोनी है और 10 कॉलोनी में 9 कॉलोनियों में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या अधिक और बचे हुए एक कॉलोनी में डच बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक, तो जिस कॉलोनी में डच बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है यहाँ से डच रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे। बाकी बच गए 9 कॉलोनी जहाँ पे मेजोरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की, तो इन 9 कॉलोनियों से फ्रेंच स्पीकिंग रिप्रेजेंटेटिव ही चुन कर आएंगे या इलेक्शन में जीत के आएंगे। तो ये कहानी थी बेल्जियम और श्रीलंका की। दोनों में सेम परिस्थितियाँ अराइज हुई, दोनों देशों में सेम स्थिति पैदा हुई, लेकिन दोनों देशों ने इसे टैकल यानी इससे पार पाने का तरीका, इससे निपटने का तरीका अलग अलग अपनाया और इसका परिणाम ये निकल के आया कि श्रीलंका का जो पावर था सप्रेस वाला या जो तरीका था सप्रेस वाला यानी पावर का इस्तेमाल करके हम दबा दे माइनॉरिटी को, तो उसका रिजल्ट ये निकला श्रीलंका में कि वहाँ गृह युद्ध की स्थिति बन गई और कुछ जाने भी गई। और इसके जस्ट उलट अगर बात करें बेल्जियम की तो इन्होंने दूसरा यानी शांतिपूर्ण और समझदारी भरा तरीका निकाला और वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति बनने नहीं दी। तो ये कहानी थी श्रीलंका की और बेल्जियम की। और यहाँ से आपने देखा कि अगर सत्ता की साझेदारी ना की जाए तो फिर कैसी कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं किसी भी देश में, किसी भी गवर्नमेंट के सामने, किसी भी लोकतंत्र के सामने। इसके बाद बात करते हैं तो अब अगला जो सेक्शन है इस चैप्टर में आपको पढ़ना है बच्चों, वो सेक्शन है वाई पावर शेयरिंग इज कंपलसरी, यानी सत्ता की साझेदारी या सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, यानी वाई पावर शेयरिंग इज कंपलसरी और डिजायरेबल। तो यहाँ आपने 2 एग्जाम्पल देखा है, एक जगह पावर शेयरिंग की गई यानी बेल्जियम में, तो वहाँ का परिणाम आपने देखा, वहाँ क्या हालात निकल के आए, वहाँ क्या स्थितियाँ हुई। और दूसरी जहाँ पावर शेयरिंग नहीं की गई वो श्रीलंका, वहाँ पे क्या कंडीशन अराइज हुए, क्या स्ट्रगल हुई, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा श्रीलंकाई गवर्नमेंट को। तो इससे आप समझ गए होंगे कि पावर शेयरिंग ज़रूरी है, पावर शेयरिंग करनी ही चाहिए अगर सत्ता के टकराव से बचना है, जनसंघर्ष से बचना है, गृह युद्ध से बचना है। अगर सत्ता के टकराव से बचना है तो पावर शेयरिंग करना कंपलसरी है। तो यानी यहाँ से हम अगर बात करें सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है तो इसको समर्थन करते हुए हम 2 पक्ष दे सकते हैं, इसके समर्थन में 2 तर्क दे सकते हैं इसको फेवर करते हुए। पहला तर्क होगा मोरल रीजन, मोरल रीजन यानी नैतिक तर्क। नैतिक तर्क ये कहता है कि कोई व्यक्ति चाहे छोटा हो, किसी धर्म से हो, किसी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, हमें उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये किसी भी धर्म, किसी भी जाति, कोई भी भाषा बोलने वाला, किसी भी स्थान से वो बिलोंग करता हो, उसके साथ हमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए। चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, मेजॉरिटी वाले अगर माइनॉरिटी के साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए, ये मोरल रीजन है। तो पहला रीजन ये हो गया कि किसी भी धर्म जाति के खिलाफ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो पावर शेयरिंग इसलिए भी कर देनी चाहिए कि किसी के साथ ऐसा भेदभाव ना हो, ये हो गया मोरल रीजन। सेकेंड रीजन हो जाएगा आपका, सेकेंड रीजन हो जाएगा आपका डिजायरेबल रीजन, डिजायरेबल रीजन यानी इसे हम युक्तिपरक तर्क भी कह सकते हैं। यानी सत्ता के बंटवारे में अगर लोगों की भलाई छिपी है, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, अगर सत्ता के बंटवारे से उनकी भलाई हो रही है, उनके बीच टेंशन कम हो रहा है, तनाव कम हो रहे हैं, युद्ध की स्थितियां नहीं बन रही है, तो फिर क्यों ना सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए। यानी ये हो गया युक्तिपरक तर्क। अगर लोग लड़ रहे हैं सत्ता के बंटवारे के लिए, सत्ता में साझेदारी के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी जाति की भलाई के लिए, अपनी फैमिली की भलाई के लिए, तो दोस्तों ऐसी परिस्थितियों में पावर शेयरिंग कर ही देना बेटर है। और इससे देश में अराजक स्थिति या हिंसा की स्थिति यानी वायलेंट कंडीशन क्रिएट नहीं होंगे और देश भी तरक्की करेगा, देश डेवलप करेगा, ग्रो करेंगे वहाँ के लोग। और किसी भी कंट्री के लिए पावर शेयरिंग कर देना सही है। यानी 2 पक्ष हम दे सकते हैं पावर शेयरिंग के तर्क, या 2 तर्क हम दे सकते हैं पावर शेयरिंग के पक्ष में। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है या नेक्स्ट टॉपिक कह लें, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कितने प्रकार या रूप होते हैं,
तो बेसिकली देखा जाए तो पावर शेयरिंग के कुल 4 प्रकार होते हैं लगभग, यानी सत्ता की साझेदारी को हम 4 तरीक़ों से कर सकते हैं। और वो 4 तरीके कौन हैं तो वो भी हम देखते हैं, और अभी देखेंगे हम कि सत्ता के साझेदारी के 4 स्वरूप कौन कौन से हैं। तो सत्ता की साझेदारी के 4 स्वरूप, तो पावर को शेयर करने के 4 तरीके हैं, यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग या 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी सत्ता की साझेदारी के 4 स्वरूप हैं, जिसमें पहला जो टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखिए यहाँ पे एक है हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स और सेकंड जो है यानी दूसरा वर्टिकल फॉर्म्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, इस तरीके से बताऊंगा। अगर एक बार आप ये वीडियो देख रहे हैं और ध्यान से देखेंगे तो आपको फिर पूरे लाइफ में दावा करता हूँ कि कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग या वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो आपसे अगर मैं एक बात पूछूं, अगर ऐसे एक लाइन मैंने ड्रॉ की तो ये कैसा लाइन है, तो आप बताएंगे ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है। अब सपोज यहाँ कोई एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई यहाँ तक है, और एक और दूसरा लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई यहाँ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में सबसे अधिक लंबा कौन है या दोनों में अधिक लंबा कौन है, तो आप ऑब्वियस है बताएंगे ये। अगर सपोज ये ए है ये बी, तो आप बताएंगे ए लड़का बी लड़के से अधिक लंबा है। इसका मतलब दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन करने के बाद हम ये देख रहे हैं वन इज़ सुपीरियर टू अनदर इन टेक्स्ट ऑफ लेंथ। तो इसका मतलब है ये वर्टिकल लाइन कंपेयर करता है एक दूसरे से, यानी कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है, यानी कौन अधिक ऊपर है कौन नीचे है। तो वर्टिकल फॉर्म्स जो हो गया, वर्टिकल फॉर्म्स में वन या एक सरकार जो होती है वो अधिक पावरफुल होती है बनिस्पत दूसरे सरकार के। अगर एक ही कंट्री में बात की जाए, अगर अलग अलग सरकारें हैं तो उसमें कोई सरकार बाकी बचे सरकार से अधिक पावरफुल होगी और फिर दूसरी सरकार बाकी अपने नीचे वाली सरकार से अधिक पावरफुल होगी। तो ये हो गया वर्टिकल फॉर्म्स। और हॉरिजॉन्टल यानी ऐसा लाइन जिसमें सभी सरकार एक दूसरे के या सरकार के सभी फॉर्म एक दूसरे के बराबर हैं। और ये कंडीशन अपने इंडिया में दोनों वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी अपने भारत में पाई जाती है और हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी अपने देश में देखने को मिलता है। अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो अपने भारत का अगर उदाहरण लें हम, तो भारत में आप देखेंगे गवर्नमेंट के 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। फर्स्ट लेजिस्लेटिव यानी हिंदी में जिसे हम विधायिका कहते हैं, हिंदी में विधायिका। इसका मेन फंक्शन होता है नियम कानून बनाना, देश के लिए नीतियां बनाना। यानी कंट्री में अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो काम पार्लियामेंट करती है, पार्लियामेंट में बैठने वाले रिप्रेजेंटेटिव यानी सांसद या लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य करते हैं, वही इसके पार्ट हैं लेजिस्लेटिव के। इसके बाद सेकेंड इंस्टीट्यूशन जो है अपने देश में, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। इसके बनाए गए नियमों को ये लागू करने का काम करती है, इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, इन्फोर्स करने का काम करती है एग्जीक्यूटिव, और इस पे इसका कंट्रोल होता है, लेजिस्लेटिव का कंट्रोल एग्जीक्यूटिव का। एंड थर्ड वन इज जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पावर को हमने ऐसे डिवाइड किया या ऐसे शेयर किया है कि सबको इक्वल पावर दिए गए हैं। जुडिशियरी हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेटिव, यानी न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो। इसके बाद अगर देखें तो ये हो गए हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी यहाँ पे सत्ता का इक्वल यानी समान रूप से बंटवारा किया गया है, कोई एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है और सबका एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण है। दे ऑल हैव कंट्रोल ओवर ईच अदर। इसके बाद देखेंगे वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हम देखेंगे तो यहाँ पे फिर एग्जांपल लेते हैं खुद के कंट्री यानी भारत का। तो यहाँ आप देखते हैं ये 2 टाइप की सरकार जनरली सभी जानते हैं, जबकि मूल रूप से देखा जाए तो अपने भारत में 3 प्रकार की सरकार है हॉरिजॉन्टल बेस पे।
और सॉरी वर्टिकल बेस पे। और वो 3 सरकार कौन है? तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल इंस्टीट्यूशन, जिसे हम पंचायती राज, जिला परिषद या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है लोकल इंस्टीट्यूशन पे। तो ये हो गया वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी एक दूसरे से सुपीरियर है, दूसरा तीसरे से सुपीरियर है। यानी सेंट्रल को ज़्यादा पावर दी गई, यानी सत्ता का अधिक मजा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आता है स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। इसके बाद तीसरे नंबर पे लोकल यानी स्थानीय सरकार। सेंट्रल यानी केंद्र सरकार को ही हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं या यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। और इसके हेड होते हैं प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव हेड। और जबकि देखा जाए तो मुख्य रूप से इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। बाकी बात करें स्टेट गवर्नमेंट की तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड हो जाता है चीफ मिनिस्टर, जबकि गवर्नर इसके पपेट हेड होते हैं, यानी दिखावे के लिए हेड होते हैं। और इसके बाद बात करें लोकल गवर्नमेंट की तो लोकल गवर्नमेंट के भी 3 लेयर हैं यहाँ पे। एक हो जाता है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे नगर निगम या नगर परिषद कहा जाता है। इसके बाद जिला परिषद और फिर गांव के लिए ग्राम पंचायत। तो ये हो गए 2 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे किसी टॉपिक से। और यहाँ पे आपने देखा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स, वर्टिकल फॉर्म्स। इसके बाद आते हैं हम तीसरे टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग में, जो है आपका ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज। यहाँ पे हम देखते हैं इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चैप्टर के शुरुआत में जो आपने पढ़ा था श्रीलंका और बेल्जियम के लिए। तो वहाँ आपने देखा था बेल्जियम में अलग अलग भाषा बोलने वाले मुख्य रूप से 2 समूह के लोग थे और उनके बीच भाषा के आधार पर पावर शेयर की गई थी। और कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जहाँ रिलीजन के आधार पर भी पावर शेयर की जाती है, कुछ ऐसे भी कंट्री है जहाँ कास्ट के आधार पर भी पावर शेयरिंग की जाती है। इसके बाद चौथा है आपका एमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, यानी राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलन के कारण बंटने या विभक्त होने वाली पावर शेयरिंग। तो इसमें हम देखते हैं अपने कंट्री की अगर बात करें तो अभी सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो एनडीए की गवर्नमेंट है। किसकी गवर्नमेंट है? एनडीए की, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट है, और जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें मोर देन 10 पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूड है इस गठबंधन यानी अलायंस में, यानी 10 से अधिक राजनीतिक पार्टियां इस गठबंधन में शामिल है और सब मिलके सत्ता का पावर शेयर कर रही है। यानी सत्ता का शेयरिंग जो है इन सारे पार्टियों के बीच है। अब इसमें अगर देखें तो मेजर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको ताकि आप अच्छे से समझ सकें। पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी मेजर पॉलिटिकल पार्टी है या इसके कंपोनेंट में बीजेपी के बाद अगर देखें तो बहुत सी और भी पार्टियां हैं, जैसे जेडीयू के अलावे भी और पार्टियां हैं। अगर बात करें तो एलजेपी, शिरोमणि अकाली दल और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कई सारी पार्टियां मिलकर सरकार चला रही है सेंटर में, और बीजेपी जो सबसे अधिक पावर शेयर का मजा ले रही है उसे इन बाकी बचे पार्टियों के दबाव में कभी कभी काम करना पड़ता है, इनकी बातें माननी पड़ती है। अगर कोई पॉलिसी बन रहा होता है तो उनमें इनके सुझाव को भी मानना पड़ता है, इनके सुझाव पे विचार करना पड़ता है। अब अगर बात करें प्रेशर ग्रुप्स यानी दबाव समूहों की, तो कोई नीति अगर बन रही है, सपोज करें अगर कुछ दिन पहले एक रूल बना था ट्रिपल तलाक के खिलाफ कि इस्लाम में जो प्रचलित है 3 तलाक अपनी पत्नी को देते हैं मुस्लिम जाति के पुरुष, उसको बैन करने के लिए एक नियम बना था। तो इस पर कई सारे प्रेशर ग्रुप्स ने अपोज किया था इस नीति का कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उनका पर्सनल मैटर है, उनके कास्ट का, उनके रिलीजन का। तो इसमें सरकार को कोई भी नीति रिलीजन से संबंधित नहीं बनानी चाहिए। तो सरकार शायद झुक भी सकती थी प्रेशर ग्रुप्स के दबाव में, उनकी बात मानती। ये डर होता कि अगर हम ऐसा नियम बनाएंगे, ऐसे नियम, तो शायद हमें मुस्लिम लोग वोट करना छोड़ दें।
लेकिन आपने देखा सरकार यहाँ पे दबाव समूहों के दबाव में नहीं आई और उसने नियम बनाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दबाव समूहों के दबाव में आके सरकार अपने नियम को बदल देती है, सरकार अपने नियम या पुराने नियम में भी संशोधन करना पड़ जाता है दबाव समूहों के दबाव के कारण। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग और लगभग ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रह गया इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देंगे और अगले लेक्चर में उसे हम एक्सप्लेन करने या आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके बाद अगर एक्सरसाइज की किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाए तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और बाकी आपको इस चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। बस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स इस चैप्टर का। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास में। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं, टेक केयर।